नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आपके साथ हूं मैं स्वीटी दीक्षित। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। कुछ देर में आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें नजर आएंगी। ये तस्वीरें होंगी आज 5 बड़ी खबरों से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर होगी देश भर में रामनवमी पर हुए हिंसा की। दूसरी खबर होगी पीएम की शिक्षा पर मचे आप और बीजेपी में बवाल की। तीसरी खबर होगी यूपी निकाय चुनाव की। तो चौथी खबर होगी हरिद्वार में राहुल गांधी पर हुए मुकदमे की। पांचवी खबर होगी सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल की। तो चलिए शुरुआत करें हैं 5 शहर 5 खबर की। रामनवमी पर जुलूस को लेकर दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में उपद्रव देखने को मिली। वहीं अब आलम यह है कि हिंसा विकराल रूप लेते हुए दिख रही है। बिहार के 2 राज्य नालंदा और सासाराम में भी यही आलम है, जिसको लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो गुरुवार को रामनवमी और 31 मार्च को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुए उपद्रव को लेकर हिंसा में कई करोड़ों की संपत्ति, सरकारी संपत्ति जो है वो नष्ट हो चुकी है। वही ऐसा आलम है कि देश के अन्य जगहों पर भी ऐसा आलम देखने को मिल रहा है। तो रामनवमी पे जुलूस निकला था, जिसके बाद से देश के कई राज्यों पे ऐसा आलम देखने को मिला। अगर बिहार की बात की जाए तो नालंदा और सासाराम में धारा 144 लागू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में भी यही तस्वीरें हमने देखी थी, किस तरीके से वहां पे पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, कई लोग इसमें घायल हुए थे। तो ये तस्वीर हम आपके साथ सासाराम, पश्चिम बंगाल और झारखंड से साझा करें, किस तरीके से आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, दोनों गुटों में लगातार मारपीट शुरू हो गई थी। राकेश जारा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए, अगर बात की जाए बिहार की, झारखंड की, पश्चिम बंगाल की, रामनवमी के जुलूस के बाद यही आलम हर जगह देखने को मिला। अब क्या स्थिति है? देखिए, तीनों जगहों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन और बाकी जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वे दावे जरूर कर रहे हैं कि मामले को शांत करने की कोशिश की गई है और साफ तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं चीजों पे कुछ कामयाबी भी मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें आखिर किनका हाथ होता है, कौन कौन से लोग इस तरह के घटनाओं में सक्रिय होते हैं, उनको धरपकड़ करने की जरूरत है, उन पे लगाम लगाने की जरूरत ज्यादा महसूस की जा रही है। और सबसे अहम बात एक और जोड़ना चाहूंगा कि सरकार में शामिल लोग हैं, सरकार के प्रतिनिधि है या राजनीतिक दल के लोग हैं, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाने की पहल की जाती रही है, जिसके कई उदाहरण भी मिले हैं। आपने देखा होगा कि बंगाल का मामला आया जिसमें सीधे सीधे ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जिस तरीके से वहां पे एक्शन लिया और साथ साथ कुछ चीजों को आगे बढ़ने में मदद भी की। तो ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में सत्ताधारी दल है कांग्रेस, उनके जो मंत्री है उनकी तरफ से जो बयान आया है उसको देखकर अब चर्चा होने लगी है राजनीति के क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से सामाजिक संगठन को और तमाम लोग को आगे बढ़कर सारी घटनाओं को रोकने की पहल करनी चाहिए, उस पर कारगर से कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता जा रहा है। जी, अगर राकेश बिहार की बात की जाए तो सासाराम हो, नालंदा हो, दोनों ही जगह ऐसी आगजनी की तस्वीर सामने आई है। लोगों का पलायन लगातार हो रहा है। अभी की बात की जाए तो क्या स्थिति है बिहार के नालंदा और सासाराम में? देखिए, बिहार में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम जो धाराएं होती हैं उसको लागू किया गया है। कई इलाकों में कहा जा रहा है कि 144 लागू किया गया है, कुछ इलाकों में बताया जा रहा है कि इंटरनेट की सेवाएं भी बंद की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आखिर कौन कौन लोग जिम्मेदार होते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं दी जाती है और साथ साथ उनकी धरपकड़ क्यों नहीं की जाती है। जिस तरीके से आपने बिहार का जिक्र किया, बंगाल का जिक्र किया, झारखंड का जिक्र किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए जहां पहले कहा जाता था कि कई दंगे होते थे और कई तरह के माहौल खराब होने में कई लोगों का हाथ होता था, तो आज के दिन उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बेहतर ढंग से काम कर रहा है, सामाजिक सौहार्द भी बन रहा है, कानून व्यवस्था भी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन बाकी के राज्यों में किस तरीके से इस तरह के माहौल को बनाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जहां तक बिहार का सवाल है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बयान आए हैं कि प्रशासन और पुलिस के लोग काम कर रहे हैं और जो भी इस तरह के मामलों में पकड़े जाएंगे, कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी देर जरूर होती नजर आ रही है। अगर कानून की
कार्रवाई पहले की जाती तो शायद इस तरह की घटनाओं जी को बिल्कुल, देखिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस मौके पर, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो यही खड़ा होता है कि आखिर जब सबको पता था कि रामनवमी के मौके पर इस तरीके की जुलूस निकाली जाती है, जिस तरीके का नजारा हमने पिछले साल भी देखा था, तो इस साल सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम क्यों नहीं किए गए प्रशासन की तरफ से? देखिए यही तो बड़ी विडंबना है। रामनवमी का जुलूस हो या किसी धर्म का कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन जब होता है तो जिला प्रशासन हो, स्थानीय प्रशासन हो और सामाजिक संगठन तीनों मिलकर एक रूट का डिसीजन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन से रूट पे किस तरीके का जुलूस निकाला जाएगा और किस तरीके से तमाम चीजों को दुरुस्त करके रखा जाएगा। तो ऐसे में प्रशासन को भी पता था, पुलिस को भी पता था कि किस रूट पे किस तरीके के माहौल बन सकते हैं या किसी तरह का कोई विवाद भी खड़ा हो सकता है। तो पहले से तो तैयारी की जानी चाहिए थी। उसमें जरूर कहीं ना कहीं चूक होती नजर आ रही है, जिसका खामियाजा आज समाज के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जिस तरीके से सामाजिक व्यवस्था टूटती नजर आ रही है उसका असर लंबे समय तक दिखाई पड़ सकता है। ये चीज कई सालों से देखी जा रही है। और कुछ राज्यों का जिक्र मैं करना चाहूंगा, जिस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं उन राज्यों में विशेष तरीके से इस सारी चीजों को देखने की जरूरत महसूस की जानी चाहिए, क्योंकि उसका मैसेज जो हो रहा है पूरे देश में गलत जा रहा है और साथ साथ ये एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि प्रशासन को, सरकार को और सामाजिक संगठन के लोगों को, तमाम लोगों को बढ़ चढ़कर आगे की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी के माहौल की बात की जाए तो पहले से जरूर निर्धारित रूट पे ही गड़बड़ियां हुई हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश भी नजर आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर उन पर सीधा हमला कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखना होना जरूरी है। वहीं सीएम केजरीवाल के वार पर तुरंत बीजेपी ने पलटवार करते हुए केजरीवाल सरकार को भ्रष्ट सरकार बताते हुए दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर तंज कसा है। तो सीएम केजरीवाल ने शनिवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम नरेंद्र मोदी के पढ़ाई लिखाई को लेकर तमाम सवाल जो है वो खड़े किए। उन्होंने बोला है कि बड़ा जरूरी हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हो, क्योंकि जिस तरीके से कनाडा में जाके A+B का होल स्क्वायर जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया था जिससे वो खुद असंतुष्ट नजर आ रहे थे। तो ये बड़ी वजह हो जाती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री देश को चलाने के लिए उनका पढ़ाई लिखाई में योगदान जो है वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आके प्रधानमंत्री से सिग्नेचर करवा सकता है, साइन करवा सकता है कोई भी अवैध कागजात पे। तो बहुत जरूरी हो जाता है। सीएम ने ये सारी बातें की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो वहीं बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पहले अपने गिरेबान में झांक ले सीएम अरविंद केजरीवाल, उसके बाद से दूसरे पर उंगली उठाए। ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए एक बार फिर से आप वर्सेस बीजेपी साफ तौर पे नजर आ रही है, लेकिन इस बार मुद्दा पीएम के पढ़ाई का है। जी देखिए स्वीटी, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पे जो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाए हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है और उनकी जो डिग्री है उनसे जो पूछा जाए। आखिरकार प्रधानमंत्री की जो डिग्री मांग रहे हैं, खुद दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो सीएम है इस समय वो बहुत चर्चित में चल रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच में जो है घमासान मचा हुआ है। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ जो है भाई उस पर जो है आम आदमी पार्टी पे हमला बोला। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल पर कहा है कि बहुत बड़े बड़े बोल रहे हैं और उसको देखते हुए भ्रष्ट सरकार है, उसी को देखते हुए दोनों पार्टियों के बीच में घमासान जारी रहेगा। जी, अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि देखिए ये मामला अभी का नहीं है, ये मामला 7 साल पहले का है जब आरटीआई दाखिल की गई थी सीएम केजरीवाल की तरफ से। कि बिल्कुल इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सवाल खड़े किए हैं आम आदमी पार्टी पे। कहा है कि ये शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल गिरे हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने खुद एक सम्मेलन के दौरान इस बात को कहा है कि इसमें जो है रचया इसलिए विषय प्रधानमंत्री की डिग्री का नहीं है, विषय इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो भ्रष्टाचार में इनके मंत्रियाँ जो जेल में हैं उनको देखा जाए। सरकार उन मुद्दों को जो है भटकाना चाह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री मांग रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा है कि 25,000 का उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। कल जब
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है डिग्री है उस पर जो सवाल खड़े किए गए थे। तो लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं सिद्धांशु त्रिवेदी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ये कहा है कि इस तरीके की जो भ्रष्टाचार की सरकार है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की सरकार है, उनके जो मंत्री हैं शराब घोटाले में पहले से ही जेल के अंदर है, आम आदमी पार्टी उन वादों को पूरा नहीं कर पाई है। उसी को देखते हुए यहाँ पर जो आज दोनों पार्टियों के बीच में घमासान है। उधर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ भी सवालों को जवाब ले लें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है। उनकी की जो डिग्री का जो सवाल उठ रहा है वो काफ़ी बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि इस तरीके को कोई भी साइन कराए तो उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई साइन कराने के लिए जाता है तो उस पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़ते नहीं है। जो यदि आज पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो देश के ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत थी, लेकिन जो प्रधानमंत्री पढ़े नहीं है उनकी डिग्री पर जो सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है पूरी तरीके से जो है इस पर घमासान मचा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए नितिन, एक हफ्ते में 2 बार ये वार देखने को मिल रहा है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी में। पहले पोस्टर वॉर था, अब पढ़ाई वॉर शुरू हो चुका है। जी देखिए, बिल्कुल स्वीटी, जिस तरीके से पहले पोस्टर बाहर जारी हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्होंने पोस्टर लगवाए गए थे, देश के प्रधानमंत्री मोदी को हटाओ देश बचाओ, तो उसके प्रधानमंत्री के पोस्टर वहाँ लगाए गए थे। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के बाद जो है कार्यालय के बाहर में जो है बीजेपी के नेताओं ने जो पोस्टर लगाए कि सीएम अरविंद केजरीवाल को हटाओ, दिल्ली बचाओ। पहले पोस्टर बाहर पर जो है घमासान जारी था, लेकिन अब जो है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री चेक कराई जाए, वो आखिरकार कितने पढ़े लिखे हैं। उसी डिग्री को देखते हुए आज जो घमासान है वो काफी मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उधर से पलटवार किया, पलटवार करने के बाद फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घमासान है वो काफी मचता हुआ नजर आया। लेकिन उसी के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री चेक कराई जाए। जो उन्होंने विदेश में जाके एक बात ये बोली थी कि उनसे एक सवाल कराया गया था, लेकिन सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उसको देखते हुए जो घमासान है वो काफी मचता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नितिन तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड पार्षद सीटों के लिए आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हो गया है। नई आरक्षण सूची से कई सीटों के राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। पुराने आरक्षण के लिहाज से निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कई दिग्गज उम्मीदवार और नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है। हालांकि सीटों के आरक्षण पर आपत्ति के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। तो आपको बता रहे हैं कि निकाय चुनाव को 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसके सेमीफाइनल के रूप में लिया जा रहा है, और लेकिन जो सूची है वो जारी कर दी गई है। बड़ा उलटफेर इस सूची में देखने को मिला है। हालांकि ये भी कहा गया है कि सीटों के आरक्षण पर आपत्ति के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। तो लखनऊ से रायबरेली तक असर हुआ है। आपको बता दें कि कई उम्मीदवारों की सोच पर जो है वो पानी फिर चुका है। जिस तरीके से समीकरण उन्होंने बनाया था और वो समीकरण अब ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, देखिए सूची जारी हो गई है, लेकिन क्या गड़बड़ी सूची में, क्या उलटफेर सूची में देखने को मिला है? बिल्कुल, लंबे समय से कानूनी दावपेच के बीच उत्तर प्रदेश का नगर निकाय चुनाव जो था वो फंसा हुआ था, और उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाया जाए, ओबीसी आरक्षण को लेकर एक टीम जो है वो गठित करी जाए और वो टीम के जो सर्वे रिपोर्ट हो उसके आधार पर आरक्षण की सूची जो है वो जारी की जा चुकी। इससे पहले अगर आप देखें तो दिसंबर में भी आरक्षण की सूची जो है नगर निकाय विभाग की तरफ से जो है नगर विकास विभाग की तरफ से जो है वो जारी करी गई थी, लेकिन उसको लेकर एक ओबीसी वर्ग जो है उसका ये कहना था कि उनको आरक्षण का जो पूरा लाभ है वो नहीं मिल रहा है, और उसमें आरक्षण के जो नियम है उनकी अनदेखी करी गई थी। जिसके बाद पूरा मसला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने आदेश दिया, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से सुप्रीम जो कैबिनेट की बैठक हुई योगी आदित्यनाथ की, उसमें कैबिनेट से अप्रूव हुआ, राज्यपाल ने उसको अपनी मंजूरी दी, और उसके बाद नगर विकास विभाग ने अंतरिम जो आरक्षण की सूची है उसको जारी किया। 1 सप्ताह का समय दिया जिसपे आपत्तियां जो हैं वो मांगी गई सूची को लेकर, और अब जब 1 हफ्ते का समय पूरा होगा तो उसके बाद में नगर विकास विभाग जो है वो अंतिम आरक्षण की सूची जो है वो जारी करेगा, और उसके हिसाब से सभी वार्डों का, नगर निगमों का, नगर पंचायतों का और नगर पालिकाओं का जो है वो आरक्षण तय होगा कि किन सीटों पे आरक्षण है, किन सीटों पे आरक्षण नहीं है, या कहाँ पे कौन सा आरक्षण जो है वो लागू हो रहा है। तो अंतिम सूची जो है वो 1 सप्ताह के बाद में माना जा रहा है नगर विकास की तरफ से जो है वो जारी करी जाएगी, और उसके बाद चुनाव आयोग जो है वो अधिसूचना जारी करेगा जिसमें चुनाव
चुनाव के पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी कि किस दिन नामांकन होगा, कब नामांकन वापस हो सकता है, कब नामांकन पत्रों की जांच होगी, कब मतदान होगा और कब उसके नतीजे आएंगे। 2024 का देखिए लोकसभा का चुनाव भी है और ऐसे में ठीक चुनाव के कुछ महीने पहले ये निकाय चुनाव, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अहम ये चुनाव जो है वो हो जाता है और इसके कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इसको 2024 के चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार राजनीतिक दलों के बीच में मंथन का दौर जारी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी जो है वो अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सभी की रणनीति कहीं ना कहीं अभी इस और थोड़ा सा अटकती हुई नजर आ रही है कि जो आरक्षण की अंतिम सूची आएगी वो क्या होगी, उसमें आरक्षण किस तरीके से होगा, किन सीटों पर आरक्षण लागू होगा, किन सीटों पर आरक्षण लागू नहीं होगा, कौन सी सीटें सामान्य रहेंगी। तो अभी फिलहाल जो है कह सकते हैं स्थितियां जो है वो थोड़े से जो समीकरण है वो उसमें परिवर्तन हो सकते हैं और इस बात को पॉलिटिकल पार्टियां बहुत अच्छे से जानती हैं। लेकिन जिस तरीके से आरक्षण की सूची जारी होगी अंतिम रूप से और उसके बाद जो आरक्षण होगा तो उसके बाद देखना होगा जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरीके से अपनी रणनीति बनाते हैं और किन रणनीति के तहत वो मैदान में उतरते हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी है उसका लक्ष्य होगा कि बेहतरीन परफॉर्मेंस किया जाए और इस बात का विश्वास जनता के बीच में जो है लाया जा सके कि लोग जो हैं अब वो भारतीय जनता पार्टी से दूर होकर समाजवादी पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं और उसके जरिए कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल भी बढ़ेगा। और ठीक इसी तरीके की रणनीति इसके अपोजिट की जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी कि वो वापस से इस निकाय चुनाव को जीते और उस बात का दावा करे कि अभी भी जनता का जो भरोसा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। चूंकि निकाय चुनाव में जिस भी पार्टी के पक्ष में नतीजे आएंगे तो वो नतीजे कहीं ना कहीं उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज का काम करेंगे और वो बूस्टर डोज 2024 के चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा। चूंकि 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश लोकसभा के हिसाब से कह सकते हैं कि कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी होके जाता है, चूंकि सबसे अधिक लोकसभा की जो सीटें हैं वो यूपी में ही हैं। तो इसलिए इस लिहाज से जो है ये चुनाव काफी अहम हो जाता है और सभी दलों की और इसलिए निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा था कि आरएसएस 21वीं सदी का गौरव है, जिसको लेकर आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने हरिद्वार कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए 12 अप्रैल को सुनवाई की तारीख रखी है। कमल भदौरिया ने अपने वाद में कहा है कि राहुल गांधी के बयान से आरएसएस के कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें आहत हुआ है, जिसके चलते उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर हरिद्वार कोर्ट में वाद दायर की है। तो एक और मानहानि का केस राहुल गांधी पे लगने जा रहा है। आरएसएस के कार्यकर्ता ने ये बात दायर की है। बता दें कि कोर्ट ने तुरंत इसको स्वीकार कर लिया है। हरिद्वार कोर्ट ने मुकदमा दायर किया है और इसमें जल्द ही राहुल गांधी को पेश होना है। बता दें आरएसएस पर दिए बयान पर मुकदमा दायर किया गया है। राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। मानहानि का केस उन पे एक बार और लगता हुआ नजर आ रहा है। आरएसएस पर दिए बयान को लेकर उन पे मुकदमा दायर किया गया है। वाद की तरफ से कहा गया है कि आरएसएस का कार्यकर्ता इसलिए आहत हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक बार फिर से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मुश्किलें एक बार हरिद्वार से फिर बढ़ सकती है, क्योंकि हरिद्वार में जो आरएसएस के कार्यकर्ता है कमल भदौरिया, इन्होंने एक वाद हरिद्वार कोर्ट में दायर किया है, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर दिया है और अगली तारीख जो है वो 12 तारीख उसको उन्होंने जो वादी हैं उन्होंने अपने जो बात दायर किया है उसमें कहा है कि जिस तरह से जो कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी के द्वारा जो आरएसएस को लेकर कहा गया था कि आरएसएस 21वीं सदी का एक कौरवों की भांति है, तो उससे वो बहुत आहत हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में और जिस तरह से ज्ञान प्राप्त किया है उससे जो कौरवों की एक जिस तरह की छवि है वो उनको पता है। और वहीं जो आरएसएस है, संघ है, वो समाज में कई कार्य करती है, चाहे आपदा के समय में बढ़ चढ़ लोगों की सेवा करना हो या देश हित के लिए कोई भी कार्य हो। तो जो राहुल गांधी है उनके जो बयान है उससे कहीं ना कहीं उनको जो आहत हुआ है, इसलिए उन्होंने मानहानि का यहाँ पर दावा यहाँ पर कोर्ट में दायर किया है। साथ ही उन्होंने अपने जो वाद है उसमें राहुल गांधी के द्वारा जिस तरह से पुजारियों और
संतों के बीच एक भेद का बयान भी जारी किया था 2022 में, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। उसको लेकर भी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उससे भी कहीं ना कहीं उन्होंने समाज को बांटने का काम किया है। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में आज पहली बार आईपीएल का मैच होगा, जिसको लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इकाना स्टेडियम के बाहर टिकट खरीदने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ गई है। बता दें कि आईपीएल 2023 का आज तीसरा और आज का दूसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली के बीच होगा। मुकाबले की शुरुआत 7:30 बजे होगी। दोनों टीमों की नजर पहली मैच जीतकर शानदार शुरुआत करने पर होगी। लखनऊ सुपर जायंट टीम के कप्तान केएल राहुल तो दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर है। तो इकाना स्टेडियम में आईपीएल मैच होने जा रहा है। आपको बता दें 7:30 बजे का वो वक्त है जब आईपीएल मैच होगा और सीएम योगी भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। ये जानकारी निकल के सामने आई है। लखनऊ और दिल्ली में किसकी होगी नैया पार, ये बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऋषभ पंत के बगैर उतरेगी दिल्ली कैपिटल्स। ज्यादा जानकारी के साथ दिनकर जुड़ चुके हैं। दिनकर, अगर आज के आईपीएल की मैच की बात की जाए तो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाले हैं, क्या खास बात? सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि लखनऊ की इकाना स्टेडियम में पहली बार आईपीएल का कोई मुकाबला होने जा रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अगर लखनऊ सुपर जायंट्स टीम की बात करूं तो पहली बार लखनऊ अपने घरेलू मैदान पे यानी कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मैच खेलेगी। वहीं मैच के लिहाज से बात करूं तो इस बार दिल्ली कैपिटल्स अपने रेगुलर कप्तान ऋषभ पंत के बगैर उतर रही है। आपको बता दें ऋषभ पंत की कार एक्सीडेंट में वो घायल हो गए थे, उसके बाद अभी वो इंजरी के बाद घर पे आराम कर रहे हैं। तो वहीं उनकी अनुपस्थिति में डेविड वार्नर को कप्तानी दी गई है, जिसके बाद अब ये ऐसा लग रहा है कि डेविड वार्नर और केएल राहुल दोनों का मुकाबला होगा। हालांकि एक चीज और गौर करने वाली बात है कि दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर के पास चैलेंज होगा, क्योंकि उनके पास उनके रेगुलर तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल के प्रति प्रेशर इस बात की होगी कि टीम इंडिया के कप्तान उप कप्तान से हटाए जाने के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारी बनी है। काफी लंबे समय से केएल राहुल फ्लॉप चल रहे थे। हालांकि अगर दोनों टीमों के आमने सामने की मुकाबलों की बात करूं तो अब तक 2 मुकाबले दोनों टीमों ने एक दूसरे के साथ खेले हैं, जिसमें लखनऊ दिल्ली पर कहीं ना कहीं भारी पड़ी है। दोनों मुकाबले में दिल्ली को मात दी है। वहीं अगर दोनों के टीम कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो लखनऊ आज अपने ओपनर तेज तर्रार ओपनर क्विंटन डिकॉक के बगैर उतरेगी, क्योंकि क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका से सीरीज खेलने में अभी व्यस्त चल रहे हैं। वो देर से आईपीएल का सीजन ज्वाइन करेंगे। वहीं बता दें कि इस टीम में गेंदबाजी इंडियन गेंदबाजी पे ज्यादा दारोमदार है। टीम की तरफ से मोहसिन खान गेंदबाजी को लीड करेंगे और जयदेव उनटकट पे ज्यादा दारोमदार होगा। वहीं दिल्ली की तरफ से बात कर ली जाए तो दिल्ली में उप कप्तान अक्षर पटेल स्पिन संभालेंगे, साथ ही अमित मिश्रा जैसे गेंदबाज होंगे। तो वहीं बात करें तेज गेंदबाज की तो ईशांत शर्मा और खलील अहमद जैसे गेंदबाज है। वहीं अगर बात की जाए मैच को लेकर तो पिच जो है वो बैटिंग पिच होने की संभावना है, क्योंकि पिछले दिनों जब टीम इंडिया की मैच और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था तो उसमें भी हाई स्कोर देखने को मिला था। वहीं अगर बात कर ली जाए आज के टीम कॉम्बिनेशन की तो आज दिल्ली 4 विदेशी प्लेयर के साथ उतरेगी, जिसमें से मिचेल मार्श उनके बाद 2 ऑलराउंडर शामिल करेंगे, एक गेंदबाज शामिल कर सकते हैं। देखना होगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी, क्योंकि दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं लखनऊ अभी आगे है। स्वीटी जी, अगर डेविड वार्नर की बात की जाए तो देखिए काफी दिनों से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं चल रही थी। अगर आईपीएल की बात की जाए तो आईपीएल में वो किस तरीके का परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए डेविड वार्नर को लेकर बात की जाए तो डेविड वार्नर आईपीएल के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं। डेविड वार्नर के 5500 से ज़्यादा रन हैं। तो वहीं आपको बता दें डेविड वार्नर ने अपनी कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद को ट्रॉफी तक दिलाया है, लेकिन पिछले साल उनका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब था। वो 300 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाया, जिसको लेकर एक संदेह बना हुआ है। हालांकि डेविड वार्नर ने अपने कुछ मैचेज में इतने अच्छे प्रदर्शन किए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिनसे आकलन लगाया जा रहा है और उनके टीम कोच रिकी पॉन्टिंग को वार्नर से भी ज्यादा उम्मीदें मिचेल मार्श से है, क्योंकि मिचेल मार्श अभी भारत दौरे पे जब आए थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो उन्होंने 3 वनडे मैचों में
12 छक्के लगाए थे, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक अहम मायने रखता है। भारतीय पिच पर आकर विदेशी प्लेयरों को, स्पिनरों को लताड़ना, फास्टर को, तेज गेंद को खेलना, स्पिन को खेलना मिचेल मार्श भली भांति जान गए हैं। तो कहीं ना कहीं लखनऊ को, केएल राहुल को मिचेल मार्श के लिए एक अहम रणनीति बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि मिचेल मार्श अभी डेविड वार्नर से भी ज्यादा खतरनाक मालूम पड़ रहे हैं। वहीं अगर देखिए तो दीपक हुड्डा जैसे बल्लेबाज भी हैं, दूसरी तरफ अक्षर पटेल जो कि लगातार टेस्ट मैच हो, टी20 हो या फिर ओडीआई हो, तीनों मैच में नीचे उतरकर तेज रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। स्वीटी, अगर बात की जाए केएल राहुल की, तो उनके सामने आईपीएल कितनी बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो सकती है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी पिछले दिनों काफी बेहतर नहीं थी। केएल राहुल की बात की जाए तो केएल राहुल पे एक मानसिक दबाव भी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले टीम इंडिया के उप कप्तान से उन्हें हटा दिया गया, जिसके बाद उन पे अब दारोमदार है आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करने की। दूसरी चीज़ कि केएल राहुल लगातार टीम इंडिया के लिए अच्छा नहीं खेल रहे थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पिछले मैच में 74 रनों की अच्छी पारी खेली थी। अगर आईपीएल के लिहाज से देखिए तो केएल राहुल का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, लेकिन केएल राहुल को लेकर ऐसा दर्शकों का मानना है, क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि केएल राहुल पावर प्ले के दौरान काफी तेज खेलते हैं, उनके बाद इनकी रन बनाने की गति स्लो होती है, जिस वजह से टीम स्कोर नहीं कर पाती है और लखनऊ कहीं ना कहीं मैच हार जाती है। स्वीटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर तमाम जानकारियों के लिए। तो 5 शहर 5 खबरें में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।